नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इनको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगता है तो उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में। तो लोहे पर जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जो जंग लगती है उस प्रक्रिया को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो लोहे को यदि जंग से बचाना है तो उस पर जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये तीन फैक्ट हैं, तीनों अपने आप में एक क्वेश्चन है और तीनों पूछे जाते हैं, तो तीनों को आप याद रखेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग फीका हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। पीतल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2S। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला होता है और यहाँ पर पीतल लिखा है। तो पीतल क्या है, एक उपधातु है। ये जो है दो धातुओं से मिलकर बना होता है। दो धातु कौन कौन सी हैं, एक तो है आपका तांबा, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका जस्ता। ठीक है, तो हम एक शब्द लिखते थे पिताजी, तो पिताजी से यहाँ पर बन जाएगा पीतल, ता से बन जाएगा तांबा और जा से बन जाएगा जस्ता। इस प्रकार से हम याद करते थे जब हम मिश्र धातुओं को याद करने की ट्रिक पढ़ते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, समय की इकाई कौन सी नहीं है। तो जो प्रकाश वर्ष लिखा है नंबर डी पे, ये समय की इकाई नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी की इकाई है। किस चीज की इकाई है, दूरी की इकाई है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये जो प्रकाश वर्ष है खगोलीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर चार क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। आपको बताना है कि जो गन्ने की शर्करा है वो कौन सी शर्करा है। तो जो गन्ने की शर्करा है ये है सुक्रोज, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो शहद में शर्करा पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, वो होती है फ्रैक्टोज, लेकिन गन्ने की किस प्रकार की है, ये सुक्रोज है। ठीक है, और देखिए जो फ्रैक्टोज शर्करा है ये सबसे मीठी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो फ्रैक्टोज शर्करा है ये सबसे मीठी होती है, और सबसे कम मीठी कौन सी शर्करा होती है। तो सबसे कम मीठी होती है लैक्टोज। ठीक है, इन सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। नंबर पाँच क्वेश्चन है, गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है। तो सभी लोग जानते हैं कि गति के नियम किसने दिए हैं, न्यूटन ने, लेकिन पूछ लिया है कि इन्होंने इन नियमों का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है। तो इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, इसी में जो है गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। और कब किया था प्रतिपादन, तो ये किया था 1687 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इन्होंने गति के नियम तो दिए ही हैं, साथ में जो है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के भी नियम दिए हैं। किस चीज़ के नियम दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण के भी नियम दिए हैं। ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात हो गई। यदि पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है गैलीलियो ने, लेकिन पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं न्यूटन ने। ठीक है, अब ये गति के नियम दिए हैं न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक में। गति के नियम कितने हैं, तीन है। पहला नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट हैं, इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। नंबर 6 क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। तो सभी लोग जानते हैं कि गति का जो पहला नियम है यही जड़त्व का नियम है, लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम प्रतिपादन किया था। ठीक है, और गति के पहले नियम में इसको शामिल किया था। अच्छा, ये जड़त्व का नियम है क्या, तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तित नहीं होती।
यही जो है जड़त्व का नियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, ये एड्रीनल ग्रंथि के माध्यम से कंट्रोल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये भी पूछा जाता है। तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है ये होता है 120/80 mmHg। देखिए यहाँ पर Hg का पूछा गया था कि Hg किस चीज़ को दर्शाता है, तो जो Hg है ये दर्शाता है पारा को, ठीक है, पारा या फिर किसको, मरकरी को। पारा और मरकरी एक ही है, तो जो Hg है ये दर्शाता है पारे को, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? 4 द्रव दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसका जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर जो है पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। यही कारण है कि पेट्रोल जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। और देखिए जो मरकरी है, मरकरी को क्या बोलते हैं और पारा बोलते हैं, ठीक है, तो इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में लालटेन या लैंप बत्ती से तेल के ऊपर चढ़ता है? तो वो प्रक्रिया कौन सी है? तो प्रक्रिया है केशिकत्व की प्रक्रिया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए केशिकत्व के अन्य उदाहरण भी आपको याद रखना है, जैसे फाउंटेन पेन है, ये भी किसका उदाहरण है? केशिकत्व का है। बेलॉटन पेपर है, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी केशिकत्व का उदाहरण है। पौधों में पानी का जड़ों के माध्यम से ऊपर जाना, पत्तियों तक जाना, ये भी किस चीज़ का उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये पूछी जाती हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तैर रहा है, यदि जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उस पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि उसका कुछ भाग जलमग्न हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जो जल होता है इसका सबसे ज़्यादा घनत्व कब होता है, किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है जल का घनत्व कम होता जाता है। तो जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो जल का घनत्व क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो पिंड है उसका कुछ भाग क्या है? जलमग्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कुछ भाग? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वो तैर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था? तैर रहा था, डूबा नहीं था। तो जब इसका ये तापमान बढ़ा है तो इसका घनत्व तो जल का थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसका कुछ ही भाग डूबेगा। यदि पूरा डूबता ना तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं तैरता, इस पे भी ये थोड़ा बहुत डूब जाता। ये आपको याद रखना है। नंबर 12 क्वेश्चन है, पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर समान ही रहेगा? आपको बताना है। तो देखिए जब बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह पिघल जाएगा तब भी पानी का स्तर उतना ही रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता पानी के स्तर पे। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ का भाग है ये 90% जो है पानी के अंदर पहले ही से डूबा रहता है, इसलिए बर्फ के पिघलने पर जल का स्तर उतना ही रहता है। ये आपको याद रखना है। नंबर 13 क्वेश्चन है, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता क्योंकि शरीर में जो है हेपेरिन नाम का प्रोटीन मौजूद रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का कहाँ जमता है? घाव पर, यानी कि शरीर के बाहर जमता है, ठीक है। शरीर के अंदर नहीं जमने देता। कौन नहीं जमने देता? हेपेरिन नहीं जमने देता। लेकिन होता क्या है कि कई बार बहुत भयंकर चोट लग जाती है और हम बोलते हैं रक्त का थक्का जम गया अंदर ही, ठीक है, तो उसको ऑपरेशन से निकलवाना पड़ता है, कई बार इंजेक्शन से या फिर कई बार गोलियों से जो है वो रक्त का थक्का पिघल जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो हेपेरिन प्रोटीन के ही इंजेक्शन होते हैं रक्त का थक्का टूटने के लिए, जो कि आपके शरीर के अंदर बन चुका है, ठीक है। तो आपको हेपेरिन नामक प्रोटीन की यदि कमी होगी तो ऐसा हो जाता है कि रक्त का थक्का ऐसी कंडीशन में शरीर के अंदर ही जम जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी की अपोजिट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमने में 2 प्रोटीन सहायक होते हैं, एक तो प्रोथ्राम्बिन और दूसरा फाइब्रोनोजन, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ये 2 प्रोटीन हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। रक्त का थक्का जमने में ये दोनों प्रोटीन सहायक होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 15 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब पूछा गया है विटामिन, तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं थक्के से रिलेटेड, रक्त के, ये तीनों पूछे जाते हैं। अच्छा, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के संबंध में भी हमें याद रखना है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से मैं आपको बता चुका हूँ रक्त का थक्का नहीं जमता। और उसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, टमाटर जो है मुख्य स्रोत है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो मुख्य स्रोत हैं, और दूध, ठीक है, इसका मुख्य स्रोत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के जनक निम्न में से कौन से हैं, आपको बताना है। तो देखिए आवर्त सारणी के जनक हैं दिमित्री मेंडलीव, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। दिमित्री मेंडलीव जो हैं ये आवर्त सारणी के जनक हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हैं, ये भी पूछा जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं हेनरी मोजले, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त की संख्या है 7, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। और देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, तो समूह की संख्या है 18, और जो तत्व हैं वो कितने हैं, वो हैं 118। तीनों चीजें आपको याद रखना है, आवर्त 7 हैं, समूह 18 हैं, और तत्व कितने हैं, 118 हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है कैसे, आपको बताना है। तो देखिए जो पृथ्वी है इसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है रेडियोमेट्रिक काल के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक या फिर रेडियोधर्मी काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। और सबसे पहले इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, डायनामाइट के निर्माण में निम्न में से किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा द्रव है डायनामाइट के निर्माण में जिसका प्रयोग किया जाता है, तो उस द्रव का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बोल सकते हैं VIMP क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन एक द्रव है, इसी का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट के निर्माण में, और जो द्रव है एक विस्फोटक द्रव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा जो है जापान का एक शहर है, और इस पर बम गिराया गया था आपका 6 अगस्त 1945 को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया था, और उस बम का नाम आपको याद रखना है, उस बम का नाम है दी लिटिल बॉय, ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा शहर कौन सा था, नागासाकी, और इस पर बम गिराया था। इसका नाम क्या था, तो इस बम का नाम था दी फेटमैन, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। जो नागासाकी पर गिराया गया था इसका नाम था दी फेटमैन, और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था दी लिटिल बॉय। ये बम के नाम भी पूछे जाते हैं, परमाणु बम के नाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, शीतल पेय जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन सभी में कार्बनिक एसिड मिलाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा एक गलत है, हमें गलत छांटना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ए पे लिखा है एसिटिक एसिड और लिखा है सिरका में, बिल्कुल एसिटिक जो एसिड है ये सिरका में होता है। नंबर बी पे लिखा है टैनिक एसिड और लिखा है रक्त, तो ये गलत है क्योंकि जो टैनिक एसिड है ये रक्त में नहीं होता। ये कहाँ होता है टैनिक एसिड, ये होता है चाय में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पर नंबर सी पे लिखा है एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड जो है प्रोटीन में होता है, बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है लैक्टिक एसिड, ये कहाँ होता है, ये दूध में होता है, तो ये भी सही है। हमें गलत छांटना था, तो गलत कौन सा है, बी, क्योंकि जो टैनिक एसिड है ये कहाँ पाया जाता है, ये चाय में पाया जाता है। तो यहाँ से भी हमें 4 फैक्टों का पता चलता है, इन चारों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, पीएच का सर्वप्रथम
पता पीएच पैमाने का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, ये पूछा गया है। तो पीएच पैमाने का पता सबसे पहले लगाया था सोरेनसन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1909 में डेनिश के रसायन शास्त्री हैं सोरेनसन। इन्होंने जो है किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को समझने के लिए एक नया स्केल बनाया था, जिसको क्या कहा गया था, पीएच स्केल कहा गया था। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। तो जो पीएच स्केल है इसका उदासीन मान कितना होता है, ये होता है 7 के बराबर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसको समझना होगा सबसे पहले। देखिए जो पीएच स्केल होता है, सबसे पहले इसमें अम्लीय मान कितना, अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीनता, तीन चीज़ें हमें समझनी होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी विलयन है वो अम्लीय कब होता है, जब उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो। ठीक है, जब उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। दूसरा हमें समझना है कि कोई विलयन क्षारीय कब होता है, तो जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन यदि किसी विलयन का मान जो है 7 है, ठीक है 7 है, तो वो कैसा होगा, वो विलयन होगा उदासीन विलयन। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीनों पूछी जाती हैं अलग अलग प्रकार से। नंबर 25 क्वेश्चन लिखा है, पीएच मान के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये देखिए जितने भी मैं यहाँ पर फैक्ट बताऊंगा ना, सारे फैक्ट अपने आप में क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे लिखा है, रक्त के पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। यदि आप ब्लड के पीएच मान में 0.2 का कोई भी चेंजमेंट करते हैं तो उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। नंबर बी पे लिखा है, पीएच मान 0 से 14 के बीच में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है, तो ये बी भी सही हो जाएगा। नंबर सी पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान 7, जल का पीएच मान 7 होता है। बिल्कुल सही लिखा है। देखिए हमने पढ़ा है कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि कितने तापमान पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान 7 होता है, ये आपको याद रखना है। नंबर डी पे लिखा है, तापमान बढ़ने पर पीएच मान बढ़ता है। तो ये गलत लिखा है यार, क्योंकि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो पीएच मान की जो वैल्यू है वो घटती जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जो डी है, हमें गलत कथन का चयन करना था, तो जो नंबर डी है ये गलत है और ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैंने एक बार में आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन फैक्ट मैंने आपको 100 से ज़्यादा बताए हैं। आपको याद रखना है, फैक्ट मैं आपको 100 से ज़्यादा बता चुका हूं। और दोस्तों 50 से ज़्यादा साइंस के वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में, तो आप यहां से विजिट कर सकते हैं। और मैं लगातार साइंस के वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।